ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं 2025 के वार्षिक राशिफल को लेकर। बहुत लंबे समय से आप लोगों को प्रतीक्षा रही होगी जो अब समाप्त होने वाली है। इस बार मैं जो ये वार्षिक राशिफल है उसको कई हिस्सों में लेकर के आ रहा हूं, जिसमें पहला हिस्सा जो देने जा रहा हूं वह है वार्षिक सारांश। हर राशि के लिए मैं वार्षिक सारांश दूंगा, उसके बाद अलग अलग विषयों पर आपको अलग अलग वीडियो थोड़ा सा डिटेल में दूंगा। तो कई वीडियो आएंगी, अभी उसकी घोषणा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बता रहा हूं कि कई वीडियो आने वाली है और विस्तार से इस बार जो मैं आपको राशिफल 2025 का देने वाला हूं। अभी जो बात करेंगे वो वार्षिक सारांश की बात करेंगे हर राशि वालों के लिए, लेकिन जो मुख्य बातें पूरे वर्ष में रहने वाली हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या मुख्य बातें रहने वाली हैं। लेकिन अब देखिए, जब चर्चा करूंगा तो इसमें तो भाई शुभ बात भी होगी और अशुभ बातें भी होंगी, अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी। तो उससे पहले मैं आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ दे दूं, ढेर सारी शुभकामना दूं, और जितनी विघ्न और बाधाएं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो खूब अच्छी हों ही, लेकिन अगर कोई विघ्न और बाधा आने के संकेत सितारे दे रहे हैं तो मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि वो भी दूर हों और आपके जीवन में चहुमुखी विकास और कल्याण भगवान शिव करें। इस प्रार्थना के साथ जो है वो मैं राशिफल प्रारंभ करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा इस वर्ष की मुख्य बातें ग्रहों के दृष्टिकोण से क्या हैं, और उसके बाद एक एक करके सभी राशियों के लिए वार्षिक सारांश। तो आइए देखते हैं मुख्य बातें इस वर्ष क्या हैं जो सभी राशियों के ऊपर लागू होंगी। एक बात और बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है उसे आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि के आधार पर आप उसे मत देखिए। दूसरा, कितना भी हम लोग मेहनत करें, राशिफल सामान्य ही होता है, इसको अंतिम ना माने। इसकी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि मेहनत बहुत किया जाता है तो संभावनाओं की संभावना भी बहुत अधिक होती है। फिर भी इसे आप सामान्य मानिए। आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होंगी वो आपके अपनी कुंडली की क्या स्थिति है, वर्तमान में आप किस दशा अंतर या प्रत्यंतर से गुजर रहे हैं, स्थायी जो कुंडली है, जन्म कुंडली, उसमें ग्रहों की स्थितियाँ किस प्रकार की हैं, और वे ग्रह इस समय किस स्थिति में है, इस पर निर्भर करती हैं। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब बात करते हैं राशियों की, जिसमें वर्ष की मुख्य बातें पहले प्रारंभ करते हैं। शनि का गोचर मीन राशि में 29 मार्च को होगा। शनि, देखिए, शनि, राहु, केतु और गुरु ये बहुत प्रभावित करते हैं, क्योंकि एक इनकी दशांतर हो ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्यंतर में सूक्ष्म प्राण में टकराते ही टकराते हैं और आपके जिस भाव में रहेंगे वहाँ लंबे समय तक रहते हैं। तो शनि देव जो है वो 29 मार्च तक अपनी कुंभ राशि में है, लेकिन 29 मार्च 2025 से वो आ जाएंगे मीन राशि में। राहु और केतु का गोचर जो है वो 29 मई 2025 को जो है वो कन्या और मीन में अभी गोचर राहु केतु का चल रहा है, वहाँ से यह सिंह और कुंभ में हो जाएंगे, अर्थात केतु सिंह में चले जाएंगे और कुंभ राशि में राहु आ जाएंगे। तो वर्ष के दौरान बीच में चर्चा किया जाएगा क्या प्रभाव होगा, लेकिन मुख्य बातें समझ लें। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में आ रहे हैं, अभी वृषभ में गोचर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को कर्क में जाएंगे कुछ समय के लिए, लेकिन पुनः 5 दिसंबर को मीन में आ जाएंगे। तो अब इस वर्ष अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को प्रभावित कर रहे हैं, मिथुन राशि को प्रभावित कर रहे हैं और कर्क राशि को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के गुरु जो है वो थोड़ा सा इस बार जो है वो आपको अस्थिरता देने की स्थिति बना रहे हैं। 7.5 की अगर मैं बात करूं तो 7.5 चंद्र राशि से देखी जाती है। अगर जिसकी चंद्र राशि कुंभ है उनके लिए अंतिम शनि की ढैया शुरू होगी, क्योंकि जब मीन राशि में जाएंगे तो मीन वालों के लिए मध्य 7.5 क्षमा करिएगा 7.5 शुरू होगी, कुंभ वालों के लिए अंतिम, मीन वालों के लिए मध्य और मेष के लिए 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ इस वर्ष होगा 29 मार्च के बाद। ढैया की बात करूं तो चंद्र राशि से ही ढैया भी देखी जाती है। अभी कर्क और वृश्चिक को प्रभावित कर रहे हैं, दोनों से ढैया समाप्त हो जाएगी और सिंह और धनु के लिए जो है वो शनि की ढैया प्रारंभ होगी। सभी राशियों के लिए जो यह वर्ष है वह 2 तरह का प्रभाव देने वाला है, क्योंकि जो प्रमुख प्रभावशाली लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं राहु, केतु, बृहस्पति और शनि,
ये मोटा मोटी, क्योंकि 29 मार्च को शनि का हो रहा है, तो आप अप्रैल और बाकी जो परिवर्तन है वो मई में होने वाले हैं। तो मोटा मोटी आप अप्रैल मई ले लीजिए। हमने मई को ले लिया है महीना मिड। मई से पहले हर लोगों के लिए कुछ प्रभाव वर्ष का अलग होगा और मई के बाद जो है वो कुछ प्रभाव अलग होगा। कुल मिला के थोड़ा सा यह वर्ष अस्थिरता देने वाला होगा लगभग सभी राशियों के लिए। किस किस के क्षेत्र में क्या होगा मई से पहले और मई के बाद, उस पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वर्ष में 4 ग्रहण 2 मार्च के महीने में 14 और 29 तारीख को और 2 सितंबर के महीने में 7 और 21 तारीख को लगने वाले हैं। तो यह वर्ष का ग्रहों का सारांश मैंने देने का प्रयास किया। अब एक एक करके बात करूंगा कि आपकी लग्न राशि के अनुसार मई से पहले क्या इस वर्ष का सारांश है और मई के बाद क्या इस वर्ष का सारांश है। करते हैं कुंभ लग्न राशि जिनकी है उनके लिए किस प्रकार के संकेत सितारे 2025 में दे रहे हैं। हर लग्न राशि के लिए जैसे मैं बता रहा हूं, आपके लिए भी बता दूं कि इस वर्ष को हमने 2 हिस्सों में बांट रखा है। वैसे इंट्रो में भी मैंने यह बात कही है, मई से पहले और मई के बाद। कई चीज़ें मैं देखता हूँ, कई दर्शक कमेंट कर देते हैं कि राशिफल 8 से पहले शुरू हुआ। उससे पहले हम कोई भूगोल इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं, प्लैनेट्स की ही बात कर रहे हैं। और जो लोग शुरू से नहीं सुनते हैं उनके कन्फ्यूजन कभी दूर नहीं होते। इसलिए थोड़ा चीज़ों को सुना करिए और समझा करिए, यह आपके हित में होगा। बाकी आपकी मर्जी, आप वीडियो अगर नहीं देखना है तो फिर फ़ायदा ही क्या खोलने से, और देखें तो पूरा देखें जिससे आपको समझ आए। क्योंकि मैंने देखा कुछ दर्शक उस पर कमेंट लिखते हैं कि वीडियो 6 मिनट से शुरू हो रहा है, 8 मिनट से शुरू हो रहा है, तो उससे पहले हम इतिहास भूगोल की थोड़ी बात कर रहे हैं, प्लैनेट की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको उसकी जानकारी हो, लेकिन हम जब बात करते हैं तो जनरलाइज बात करते हैं, कोई भी देखे उसके काम आ जाए। तो किसी को अगर जानकारी है तो उसका वहाँ पर प्रयोग आप ना करें, आपके जितना काम का उतना देखिए, उससे क्या लेना देना है। तो मई से पहले और मई के बाद में हमने इसको डिवाइड किया है। मई वर्ष के प्रारंभ में जो प्रमुख ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, और जो भी बातें बता रहा हूँ वो सारांश स्वरूप बता रहा हूँ एक एक लाइन में, और भी बहुत कुछ आपके लिए है जो अलग वीडियो में लेकर के आऊँगा। लेकिन फिलहाल अभी हम समरी बता रहे हैं कि किस प्रकार का योग सितारे बना रहे हैं और उसका किस प्रकार का प्रभाव आपके अलग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में पड़ सकता है। शनि वर्ष के प्रारंभ में आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, राहु आपके दूसरे भाव में, केतु आपके अष्टम में और देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में है। शनि का प्रभाव लग्न में होने से सप्तम पर, तीसरे भाव में और आपके दसम भाव पे पड़ रहा है। तीनों जहाँ दृष्टि है वो शत्रु राशियाँ हैं शनि की। गुरु शत्रु राशि में ही है, वृषभ राशि में। दृष्टि जो है वो वृश्चिक मित्र राशि में पड़ रही है उनकी। राहु जो है वो नीच के हैं, नीचस्थ माने जाते हैं, विवादास्पद है। राहु केतु का कोई स्थान नहीं तो कोई कुछ मान लेता है, लेकिन हाँ एक सामान्य मान्यता से नीच राशि में सेकेंड हाउस में और केतु अष्टम भाव में। किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है इस पर बात करते हैं। पहली बात तो ये दिखाई दे रही है कि वर्ष के प्रारंभ का जो पहला आधा हिस्सा है उसमें परिश्रम के अनुसार परिणाम उतना नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे होंगे, जितनी आप कल्पना करते होंगे, जितनी आप सोचते होंगे, उस हिसाब से परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। परिणाम नहीं मिलने के बावजूद आप हिम्मत नहीं हारेंगे और लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। साथ ही साथ जो आपकी सोच है, आपकी विचारधारा है, वो काफ़ी हद तक संतुलित और गंभीर रहेगी। मतलब पेशेंस लूज नहीं करेंगे, धैर्य आपका नहीं जाएगा, बल्कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतर परफॉर्म करने की कंडीशन में रहेंगे। बचत में भारी कठिनाई महसूस होगी, इनकम चाहे हो भी, सेविंग करना बहुत कठिन इस दौरान है। कार्य क्षेत्र में भी बहुत से लोग शोषित महसूस करेंगे, लगेगा कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, मेरे ऊपर कार्यभार बहुत ज़्यादा है, और कुछ न कुछ बेचैनी, और हायर अथॉरिटी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। चाहे कितना भी जान दे दें, लेकिन आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो संतुष्ट आपसे नहीं होंगे। एक अच्छी बात दिखाई दे रही है बेरोजगारों के लिए, जो बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी मिलने की संभावना इस दौरान बनेगी, ये एक अच्छी बात कही जा सकती है। बहुत से लोगों के लिए सर्जरी, ऑपरेशन का योग, चोट चपेट का योग और शरीर से कहीं न कहीं रक्तस्राव का योग बन रहा है। इसलिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए अपने सेहत का। वाहन चलाते समय, रास्ते में, सीढ़ियों पर चलते समय, कहीं भी कोई ऐसी चीज़ जहाँ घटना हो सकती है, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। थोड़ा आँख खोल कर चलें। कई बार क्या होता है, हम ध्यान कहीं और होता है, हम जा रहे हैं और टकरा गए किसी चीज़ से, तो कुछ इस तरह की स्थिति आपके लिए बनेगी।
विवाह में बहुत अधिक बाधा आएगी। जो लोग भी विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह करना आसान इस समय नहीं होगा। जीवन साथी से तेज वैचारिक मतभेद की संभावना भी बनी रहेगी। विचार मिलेंगे नहीं, कुछ न कुछ आपको कठिनाई महसूस होगी। परिवार में मांगलिक और शुभ कार्य संपन्न हो, ऐसी संभावना बहुत प्रबल रूप से बन रही है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि अगर आप लेना चाहते हैं उसके लिए समय शुभ और अनुकूलता लिया हुआ है, इसलिए आप ले सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलेगी, आपके पक्ष में चीज़ें आए, इसकी बहुत अच्छी संभावना है। तो कुल मिलाकर के एक मध्यम, कुछ चीज़ों में बेहतर और कुछ चीज़ों में उतार चढ़ाव वाला दिखाई दे रहा है। अब अगर बात किया जाए मई के बाद की स्थिति क्या है, तो मई के बाद जून से जो ग्रहों की स्थिति आपके लिए हो गई रहेगी, प्रमुख ग्रहों की, उसमें राहु आपके लग्न में आ चुके होंगे, शनि आपके दूसरे भाव में, गुरु आपके पंचम में, केतु जो है आपके सप्तम भाव को, बाकी और ग्रह अपने अपने स्थान पर। क्या होगा इसका संभावित प्रभाव, इसको देख लिया जाए। एक तो इन ग्रहों के प्रभाव से मानसिक बेचैनी आपको बढ़ी रहेगी, परेशान रहेंगे। कई लोग अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं, नींद आने में कठिनाई महसूस होगी। हालांकि इस समय किए हुए श्रम का लाभ मिलेगा और खूब परिश्रम करेंगे, थकेंगे नहीं। एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहेगा आपका। आय में अच्छी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं इस दौरान, और शुभ कार्य जो है वो संपादित होंगे आपके हाथों। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग इस समय आपके लिए बन रहा है। संतान प्राप्ति के लिए भी अगर देखा जाए तो शुभ समय है, और संतान से सुख की भी अनुभूति होगी। तो जो लोग विवाहित हैं और संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए समय शुभता लिया हुआ है, आप प्रयास कर सकते हैं। और जिनकी संतान हो चुकी है उनके लिए शुभता और कुछ मानसिक सुख शांति संतान के कारण प्राप्त हो, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। निर्णय शक्ति कुछ हद तक बेहतर रहेगी। भाग्यवश जो कार्य हो सकते हैं या होने वाले हैं उसमें आपको मदद मिलेगी, अर्थात भाग्य का भी सहयोग जो है वो दिखाई दे रहा है। विवाह के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, उसमें कुछ न कुछ कठिनाई, उतार चढ़ाव और झटके वाली चीज़ें होंगी। मतलब एकदम सडन कुछ चीज़ें, विवाह है चल रहा है तो एकदम से टूटने की कंडीशन, अविवाहित हैं तो एकदम से विवाह होने की कंडीशन आ जाएगी। और सेकेंड मैरिज वालों के लिए बड़ा विशेष समय यह रहेगा, लेकिन जो कुछ होगा बड़ा झटके से होगा, कम समय में होगा। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने की भी संभावना है, इसलिए अपने रिश्तों को संभाल कर चलने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत संबंधों को संभालने में आपको कठिनाई महसूस हो सकती है। हृदय रोगी जो हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए और अपनी माता की सेहत का ध्यान आपको भी रखना चाहिए। तो यह था कुंभ राशि का संभावित सारांश स्वरूप राशिफल। बहुत कुछ अभी कुंभ वालों के लिए मेरे पास है, वो धीरे धीरे एक एक करके 1 जनवरी से पहले मिल जाएगा आपको, और कोशिश करूँगा 20 दिसंबर तक दे दूँ। और भी कार्य रहते हैं इसलिए व्यस्तता बनी रहती है। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं और भगवान शिव से आपके आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि की कामना करते हुए पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।